हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज है 9th ऑफ दिसंबर और आज आपका था फिजिक्स एग्जाम। आई होप कि आप सबका फिजिक्स एग्जाम अच्छा गया होगा। नेक्स्ट ऑन 10th ऑफ दिसंबर यू हैव योर रीजनल लैंग्वेज लाइक Assamese, Punjabi, Odia, isn't it? And the next exam that you are going to have is on 13th December, isn't it? That is chemistry. तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएंगे कि आपका फिज़िक्स एग्ज़ाम कैसा गया। एंड फर्दर मोर मैं और एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम से पहले अपने चैनल पे ज्योग्राफी सेमेस्टर 1 के लिए MCQs वीडियोस अपलोड कर रही थी। एंड व्हेन आई सॉ द क्वेश्चन पेपर आई वाज रियली हैप्पी टू सी कि मैं अपने वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड की थी उनमें से अराउंड 95% क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आए थे। सो आई वाज रियली हैप्पी टू सी दैट। तो अगर कोई स्टूडेंट मेरा वो वीडियोस देखा होगा which would be around less than 4 hours. Okay, so completing all those 5 to 6 chapters in less than 4 hours. Okay, so it was really amazing to see the question paper कि अगर कोई student मेरा वो videos follow किया होगा then I am damn sure कि that student can definitely get around 95%. Okay, so without wasting time let's get into the video. तो आज की वीडियो में मैं आपको हर एक चैप्टर से जो कुछ टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है वो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगी। एंड फर्दर मोर वीडियो के लास्ट में मैं अपने तरफ से कुछ टिप्स एंड सजेशन दूंगी कि आपको किस तरह से आपका केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 पेपर देना है। ओके, सो मैं इधर इस तरह से क्यों बोली कि कुछ टॉपिक्स जो आपको मिस नहीं करना है, इस तरह से इसलिए बोली क्योंकि आपका केमिस्ट्री एग्जाम है। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप पूरा चैप्टर थरली पढ़ें, बट एक लास्ट मिनट रिवीजन के लिए क्विक टॉपिक्स ही मैं इधर डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री एग्जाम होने की वजह से बुक के अंदर से मीन्स इफ़ यू गो थ्रू लाइन बाय लाइन देन ओनली यू कैन गेट 100%। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है हमारा चैप्टर 1 पीरियडिक टेबल। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आप एक बार उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट में उसका मेनली क्या आता है, ट्रेंड्स। ओके, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जेंट से किस तरह से ट्रेंड्स में चेंज आता है, टॉप टू बॉटम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने से किस तरह से ट्रेंड्स में चेंज आता है, ये सब आपका जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि अगर आप एक बार वो ट्रेंड्स को समझ लेंगे देन जो भी क्वेश्चंस आएगा पीरियडिक टेबल से रिलेटेड देन यू कैन इजीली आंसर देम। बट अगर आप ट्रेंड्स को छोड़ दिए देन यू आर डेफिनेटली लूजिंग 2 to 3 मार्क्स इन योर एग्जाम्स। अंडरस्टूड? दिस इज अ मिनिमम 2 to 3 मार्क्स का एग्जाम ट्रेंड से तो आएगा ही आएगा। तो आप बिल्कुल ट्रेंड्स को नहीं छोड़ेंगे। अब ये MCQ पैटर्न है, देन आपको पहले क्या करना पड़ता है, पीरियडिक टेबल में से जो सब डेफिनेशन है उसे बहुत अच्छे से याद करके जाना पड़ता था। बट ये MCQ पैटर्न होने की वजह से आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा डेफिनेशन, और वैसे भी डेफिनेशन मगअप करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन वंस देन यू कैन इजीली राइट इट अप। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, अगर आपको एक बार एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये सब क्या है जानना ही बहुत मीन्स सफिशिएंट होता है पीरियडिक टेबल चैप्टर से अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, तो पीरियडिक टेबल से आपको ट्रेंड्स जो है उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओके, देन हाँ, फर्दर मोर आपको एटॉमिक नंबर 20 तक सारे एलिमेंट्स के नाम सीरियल ऑर्डर में यानी कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से याद होने चाहिए। एंड इसके अलावा आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स के मीन्स एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये जो पूरा ग्रुप है इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो याद होना चाहिए। एंड फर्दरमोर ग्रुप 17 यानी कि हैलोजेंस एंड ग्रुप 18 इनर्ट गैसेस, इन सब का भी याद होना इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 1 पीरियडिक टेबल। देन अगर हम चैप्टर 2 की बात करें दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अगर आपको एक बार वैलेंसी पता है देन कौन सा बॉन्ड हो रहा है ये सब पता है, देन यू कैन इजीली ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लाइक आपके सैम्पल पेपर में ही क्वेश्चन था कि अमोनिया में कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपको वैलेंसी निकालना आता है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है देन यू कैन डेफिनेटली वेरी इजीली आंसर दैट क्वेश्चन, isn't it? So be prepared for such questions. Then furthermore, polar covalent compounds
को भी नहीं छोड़ना है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, देन इंडिकेटर्स मीन्स पीएच स्केल में कैसे कलर चेंज, मीन्स पीएच स्केल के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है. देन फिनोप्थेलिन एसिड बेसिस में किस तरह से कलर चेंज शो करता है. ये कलर चेंज से रिलेटेड सारी चीज़ें आपका नॉलेज में होना इम्पॉर्टेंट है. देन वी हैव सॉल्ट्स. तो सॉल्ट्स के जो एग्जाम्पल्स है वो सब याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, लाइक ये कंपाउंड सॉल्ट है कि इस तरह से जो क्वेश्चन आता है, डबल सॉल्ट है, तो वो सब के लिए आपको सॉल्ट्स के एग्जांपल्स जो आपकी बुक में दिए गए हैं और किस तरह से ये फॉर्म होते हैं, ये सब का थोड़ा बेसिक आइडिया होना इम्पॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट वी हैव एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको जो 2 टेबल दिया गया होगा जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन कौन सा रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन पे जो कलर ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है और उसका सॉल्युबिलिटी क्या है, ये पूरा 2 टेबल याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, सो डोंट ट्राई टू मिस दोज टेबल्स. ओके, देन हमारा है चैप्टर 5, मोल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइचियोमेट्री. तो ये चैप्टर से आपको जनरली थोड़ा डर लगता है, इजंट इट? एंड बट इतना डरने वाली कोई चैप्टर नहीं है. चैप्टर जो है बहुत ही सिंपल है. ओके, तो इसमें क्या है, आपको आइदर आप जो मेन फॉर्मूले है उसे याद रखेंगे या फिर आप स्टोइचियोमेट्री के केस में मोल कॉन्सेप्ट और ये चैप्टर के केस में आप यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं. सो अगर आप इस तरह के पर्सन है कि आप फॉर्मूले को लास्ट मोमेंट में मिक्स अप नहीं करेंगे, देन यू कैन डेफिनेटली गो विद द फॉर्मूले. बट इफ़ यू फॉल टू द अदर कैटेगरी, देन आई विल रिकमेंड कि आप यूनिटरी मेथड से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जाने. ओके, एंड फर्दर मोर ये चैप्टर से आपको थोड़ा डर लगता है, देन आपको ये चैप्टर ही पहले करना है. ओके, सो जो बच्चों का कल एग्जाम है, देन दे विल स्टिल हैव 2 days, 2.5 days विद देम. एंड जिनका कल एग्जाम नहीं है, यू हैव 3 days विद यू, इजंट इट? सो यूटिलाइज दिस टाइम वेरी एफिशिएंटली. तो आप सबसे पहले ये मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री वाले चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद रखने का या फिर मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, इजंट इट? सो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं विच यू कैन, मीन्स अगर आपको फॉर्मूला और उसका सॉल्व करने का मेथड पता है, देन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो ये डिफ़िकल्ट है, ये दिमाग से निकाल लीजिए और पहले ही आप ये चैप्टर को कवर कीजिए. इसके एग्जाम्पल्स, जो भी एग्जाम्पल्स बुक में दिए गए हैं उसे सॉल्व कीजिए और उसके एक्सरसाइज जो है उसे भी सॉल्व कीजिए. ओके, सो आप अगर कुछ ज़्यादा, अगर हर एक टॉपिक से इवन इफ आप 5 to 6 नंबर्स भी कर लेते हैं, देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाएगा. ओके, मीन्स जो लेवल अप हो जाएगा, ताकि आप कॉन्फिडेंटली आपका एग्जाम पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आएगा उसे अच्छी तरह से टैकल कर पाएंगे. ओके, देन आपको ये चैप्टर से जो रिलेशनशिप है मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी के बीच में, वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है. दैट इज मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 times वेपर डेंसिटी. ओके, ये रिलेशन को आपको याद रखना है. एंड फर्दर वो एम्पेरिकल फार्मूला सब कैसे निकालते हैं वो सब भी आपको याद रखना है, वो सब भी आपको आना चाहिए. ओके, सो यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स ऑल्सो. देन नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस. तो इलेक्ट्रोलिसिस में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है. देन जो भी रिएक्शंस दिए गए हैं तो उसमें आपको कैथोड में और एनोड में कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है, मीन्स विद इक्वेशन आपको याद रखना है. देन यू शुड डेफिनेटली रिमेंबर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि इससे बहुत सारे एनालिटिकल या लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद रखना है. तो देन यू शुड ऑल्सो हैव द आइडिया ऑफ सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस. ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आता होगा. देन जो एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपकी बुक में, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो आपकी बुक में दिया गया है,
उसको आपको अच्छे से समझना है, उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, उसका रिएक्शन पर्टिकुलरली एट कैथोड में एट एनोड में जो जो हो रहा है उसे समझना है, एंड ऑब्जर्वेशन जो है उसमें लाइक कहीं पर होगा कि सिल्वरी ग्रे प्रेसिपिटेट जो है डिपोजिट हो जा रहा है, या फिर कहीं पर होगा कि ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं। तो ये सब जो ऑब्जर्वेशन है कि कैथोड में और एनोड में क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो सभी आपको याद रखना है। ओके, देन फर्दरमोर जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस का, तो उसमें कंडीशंस क्या क्या है और वो कंडीशंस क्यों है, मीन्स रीजंस, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। दे आर वेरी इजी, अगर आप एक दो बार बस रीड आउट कर देंगे देन यू कैन इजीली रिमेंबर इट। ओके, देन फर्दरमोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू शुड प्रिपेयर, विच यू मस्ट प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। एंड इसके अलावा जो भी टॉपिक्स है उसे भी आपको पढ़ना ही है। ओके, तो ये जो टॉपिक्स है दीज वर द टॉपिक्स विच यू डू नॉट हैव टू मिस। ओके, तो अभी हम ये सारे चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिए। अब आई हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर यू। ओके, तो पहला है, एज यू नो केमिस्ट्री है ये हमारा सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री में क्या है, इक्वेशंस है, बहुत सारे इक्वेशंस है, बट ये इक्वेशन से आपको डर कर इसे बिना प्रैक्टिस किए नहीं जाना है। यू हैव 2 to 3 days टाइम विथ यू विच इज सफिशियंट टू प्रिपेयर दीज 6 चैप्टर्स। अगर आप बहुत डेडिकेटली ये 2 से 3 दिन को अगर आप यूटिलाइज करेंगे देन यू कैन ईजिली कवर दीज चैप्टर्स। ओके, सो हैव दैट कॉन्फिडेंस विथ यू। तो इसीलिए आप इक्वेशंस को क्या करेंगे, बस एक बार रीड करके या 2 बार रीड करके इक्वेशंस को नहीं छोड़ेंगे, आप उन इक्वेशंस को लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। एंड फर्दरमोर वो इक्वेशंस को आप स्केलेटल फॉर्म में लिख सकते हैं, देन यू कैन बैलेंस इट आउट। ओके, तो आप अगर जो पूरा न्यूमेरिकल मीन्स अच्छा इसका 2 मोल्स है, इसका 3 मोल्स है, इस तरह से अगर आप याद रखेंगे देन यू मे गेट कन्फ्यूज। तो आई विल रिकमेंड कि आप स्केलेटल फॉर्म में याद रखें, या फिर आप बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप बैलेंस्ड फॉर्म में याद रखेंगे देन इट वुड बी इजी फॉर यू टू राइट इन द एग्जामिनेशन हॉल, टू मीन्स टू चूज द करेक्ट आंसर इन द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, सो एनीवेज यू हैव टू रिमेंबर द इक्वेशंस। ओके, कि रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में क्या है, इतना तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड फर्दरमोर जो कंडीशंस मेंशन्ड है लाइक डाइल्यूट एसिड लेना है कि कंसनट्रेटेड लेना है, हीट अप्लाई होगा, जो सभी कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो सभी कंडीशंस आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये याद आप कैसे रखेंगे, इक्वेशंस को लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये सब चीज़ें डिटेल में याद रखेगा। देन ये जो इक्वेशन, यस ये फोकस ऑन इक्वेशन, अगर आप ये इक्वेशन पे भी अगर आप अच्छे तरह से फोकस करके पढ़ लेंगे देन यू कैन राइट मीन्स जो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उन सबको भी आप इन्हीं इक्वेशन के मदद से टैकल कर सकते हैं। क्योंकि इक्वेशन में दिया गया होगा कि हाँ प्रोडक्ट साइड में ये आ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, फिर हाइड्रोजन आ रहा है, देन यू कैन राइट कि अ पॉप साउंड इज, देन यू विल नो कि हाइड्रोजन गैस आ रहा है, देन एक पॉप साउंड होगा जब हम फ्लेम दिखाएंगे, इजंट इट। तो इस तरह के आप इन्फरेंसेस ऑब्जर्वेशन इन्हीं इक्वेशन से पता कर सकते हैं। ओके, तो ये फ़ायदा है इक्वेशंस को अच्छे तरह से याद करके जाने का। यस, देन मेरा टिप नंबर 2 है कि आपको ऑब्जर्वेशंस, जहाँ पर भी ऑब्जर्वेशंस होगा वो सबको आपको अच्छे तरह से समझ के जाना है, वो सबको आपको अच्छे तरह से याद करके जाना है, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई रिएक्शन या कोई प्रोसेस दिया गया होगा या फिर कुछ भी इक्वेशंस दिया गया होगा, देन पूछा गया होगा कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या है। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर मीन्स ये ऑब्जर्वेशन के इन एंड अराउंड आपके क्वेश्चंस आएगा ही। ओके, तो आपको ऑब्जर्वेशन जहाँ जहाँ पर भी है वो सब आपको अच्छे से याद करके जाना है। देन माय नेक्स्ट टिप वुड बी कि जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन देख लिए, एक बार रफली देख लिए और आपको लगा अरे ये टॉपिक तो मैं पढ़ी ही नहीं हूँ और मैं इसे पढ़ती ही नहीं हूँ, ऐसे नहीं करना है। आप इवन इफ अगर आप वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं फिर भी आप वो टॉपिक को, वो क्वेश्चन को 1 या 2 बार पढ़ेंगे। एंड फर्दरमोर जो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे उसे भी आप अच्छे तरह से पढ़ेंगे। हो सकता है कि आप पहले कभी वो टॉपिक पढ़े हों या फिर क्लास में जब पढ़ा रहे थे आप उसे सुने हों, याद रखे हों, जस्ट आप इंस्टेंटली देख रहे हैं तो आपको वो आंसर नहीं आएगा। बट अगर आप वो क्वेश्चन को 1 या 2 बार पढ़ेंगे देन
हो सकता है कि तब आपको आंसर ना पता चले, बट विद कोर्स ऑफ टाइम, जैसे आप एग्ज़ाम लिख रहे होंगे, जब बीच में ऐसे होता है कि आप एग्ज़ाम लिखते जा रहे हैं और आपको अचानक वो क्वेश्चन का आंसर याद आ जाता है। ओके, तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आप वो क्वेश्चन को, भले ही क्वेश्चन ना आता हो, एक या दो बार रीड करें और उसके आंसर्स, उसका जो ऑप्शन दिया गया है एमसीक्यूज में, जो ऑप्शन दिया गया है उससे भी आप रीड करिए। ओके, एक तो ये होता है कि आपको टॉपिक ही नहीं आता हो और आप मीन्स बट बाद में वो आंसर याद आ जाता हो। दूसरा ये होता है कि आप वो क्वेश्चन को एक या दो बार पढ़ने से आपका आंसर तभी के तभी आपको मिल जाता है। मीन्स जब आप ऑप्शंस को गो थ्रू कर रहे होंगे, देन आपको पता चल जाता है कि हाँ, इसका आंसर ये है। ओके, सो इसलिए यू शुड रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड यू शुड ऑल्सो read all the 4 options very carefully. Okay, so this was my tip number 4. Now the last tip is you for the time being you have to focus on your book. Okay, जो आपका बुक है उस पर आप अच्छी तरह से फोकस करेंगे एंड फर्दरमोर उसका जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उसे भी अगर आपके पास टाइम है तो सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो थ्रू योर बुक वेरी केयरफुली and then you should give means if you have time after that, then you should definitely solve one MCQ paper, means one sample paper, and then if you have time then I will recommend कि जो भी exercises है जो आप सॉल्व किए होंगे वो सबको भी आप एक बार देख लें। ओके, सो these were the 5 tips that I had to give। और एक बार मैं क्विक रिकैप की तरह बता दे रही हूँ। टिप 1, practice all the equations by writing। टिप 2, focus on the equation, that is give stress on the conditions and the balancing part, because if you focus on the equation then you can solve many questions related to observations also। Okay, then tip number 3, you have to give stress on observations wherever it is present। ओके, इससे क्या होता है आपका प्रैक्टिकल्स में भी ये हेल्पफुल होगा और ये जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है जो आपका थ्योरी एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी ये हेल्पफुल होगा। Then tip number 4, read the question carefully and you have to also read the 4 options that is given carefully। And the tip number 5 is focus on your book, then solve one sample paper and at last solve your exercise questions। Okay, so these were the things that I had to share with you for your chemistry exams। I hope कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा and don't forget to share it with your friends। So till the next video, keep studying, all the best for your exams and bye bye।